गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग रस है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं। ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे इसके नाम से यदि हम बात करें कि रस सुन के आपको याद आएगा कि जूस, ठीक है, लेकिन यहाँ जूस नहीं होगा। रस का मतलब हो सकता है कि जूस, जैसे अगर हम बोलें कि आप अगर सेब का जूस निकालें या करेले का जूस निकालें तो उसका स्वाद क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। बहुत मीठा होगा, कुछ क्या होगा, कड़वा होगा करेले का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो रस हैं जो 10 प्रकार के होते हैं, आगे आप इसको पढ़ेंगे तो जो रस हैं वो 10 प्रकार के होंगे, तो वो भिन्न भिन्न तरह के ही होंगे। जैसे कि हास्य रस है जिसमें आपको हंसी का आनंद मिलेगा, करुण रस इसमें आपको शोक मिलेगा, मतलब दुख मिलेगा। तो इस तरह से जब हम रस के में क्या पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न भावों को पढ़ेंगे। ठीक, तो वैसे अगर हम हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो रस का जो अर्थ होता है वो है खुशी। क्या होता है, खुशी। यहाँ पे हम काव्य का शब्द का अर्थ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ काव्य का मतलब केवल कविता नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे काव्य का मतलब केवल कविता नहीं होगा। काव्य का अर्थ क्या बोल सकते हैं, कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, एकांकीय हो सकती है ना, नाटक हो सकता है। तो यहाँ पर रस का क्या होगा, काव्य शब्द का जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, ना कि सिर्फ कविता। कि अगर हम बोलेंगे कविता पढ़ने समय रस प्राप्त होता है या आनंद प्राप्त होता है तो उसे रस कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे रस का अर्थ क्लियर हो गया आपको कि रस का क्या अर्थ होता है। रस का अर्थ होता है खुशी, आनंद। क्लियर? अब देख लेते हैं। काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। जब हम काव्य को पढ़ते, सुनते अथवा देखते हैं और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, रस कहलाता है। क्लियर? अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। फिर से देखिए एक बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रस की परिभाषा क्या होगी, काव्य, जैसे अभी आपको हमने बताया था कि काव्य का अर्थ केवल कविता नहीं होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने और देखने। पढ़ने, आप पढ़ रहे हैं कोई पुस्तक तब भी आपको आनंद प्राप्त होता है, सुन रहे हैं कोई गीत सुन रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं तब भी आपको आनंद प्राप्त होता है, आप देख रहे हैं जैसे दूर संचार हो गया, टीवी हो गया, तो उससे भी आपको क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो जो भी आनंद हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। रस शब्द आनंद का पर्याय है, अर्थात रस शब्द का अर्थ क्या होता है, आनंद। आनंद अर्थात खुशी। रस काव्य की आत्मा होता है, रस काव्य की आत्मा होती है। यदि आपको आता है कि आप रस की विशेषताएं बताइए तो हम क्या बता सकते हैं, रस की विशेषताएं, रस शब्द आनंद का पर्याय होता है ना, और रस काव्य की आत्मा होती। आगे देखिए। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल नहीं, ठीक उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। फिर से देखेंगे। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल नहीं, ठीक उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। ठीक, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अगर रस से भरा हुआ वाक्य क्या कहलाता है, रस कहलाता है। काव्य ऐसा होगा जो रस से भरा हुआ होगा, खुशी से भरा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। किसका अर्थ क्या होगा, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। क्लियर है? आगे देखिए। यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा, मनुष्य के शरीर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं कि किस तरह से आप क्या इसमें समझ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ दी गई है। यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ, आप शब्दार्थ पढ़ते हैं तो शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। अलंकार जो है वो आभूषण है, आभूषण मतलब गहने हैं। छंद जो है वो वाह परिधान है, मतलब बाहरी कपड़े अगर हम बात करें। और रस क्या है, आत्मा। ठीक है, तो शब्द और अर्थ क्या है, काव्य का शरीर, अलंकार आभूषण या गहने, छंद बाह परिधान और रस आत्मा, अर्थात रस काव्य की आत्मा मानी जाती है। क्लियर है? आगे देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं और इसके अंग कितने होते हैं। तो रस की परिभाषा, अब हम बात करें कि यदि आपको एग्जाम में आता है कि रस की परिभाषा लिखिए तो हम क्या लिखेंगे, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद की अनुभूति
आनंद या खुशी, आप आनंद भी लिख सकते हैं, आप खुशी भी लिख सकते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जहाँ आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति या आनंद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के अंग, यहाँ रस के 4 अंग होते, 1 2 3 4 अंग होते हैं। रस को आस्वाद योग्य बनाने में सहायक अंगों को रस अवयव कहा जाता है। अर्थात रस को अच्छा बनाने में, है ना, स्वाद बनाने में, मतलब स्वाद का यहाँ मतलब ये कि और अच्छा बनाने के लिए रस को कितने अंग में बांटा गया है? 4 अंग में बांटा गया है। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से अंग हो गए? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आलंबन और उद्दीपन। विभाव जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। याद रहे, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। क्लियर है? आगे देखते हैं। आलंबन जो होगा उसके भी 2 भाग होंगे, आश्रय और विषय। तो जिस तरह से ये हमने ड्रॉ किया है, जिस तरह से ये टेबल हमने बनाया है, ऐसे ही आपको कॉपी में बनाना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या हो सकती है और कैसे पहचान की जाती है कि ये स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है। स्थायी भाव, रस के अंग, पहला भाव, जो पहला अंग था वो क्या था? स्थायी भाव। जो भाव हमारे मन में स्थायी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो भाव मतलब इमोशंस, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करते हैं, रहते हैं तथा किसी कारण से ही प्रकट होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे मन में कोई ऐसा भाव है, ठीक है, जो स्थायी रूप से है हमारे मन में और किसी कारण से वो क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अब यहाँ पे स्थायी भाव कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम कोई हंसी वाला काव्य पढ़ रहे हैं, कोई हंसी वाली कोई मूवी देख रहे हैं और हमें क्या आ जाती है? हंसी। तो हंसी क्या है? स्थायी भाव है, वो हमारे मन में है पहले से। अब कारण क्या था कि किसी ने हमें चुटकुला सुनाया, किसी ने हमें कोई मूवी ऐसी दिखाई जिससे हमें हंसी आ गई, तो वो प्रकट होने का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? पूरा स्थायी भाव। क्लियर है? तो ये जो आपने उदाहरण दिया, आगे देखते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन वात्सल्य भाव को भी रस का ही एक अंग माना जाता है। कुल मिलाकर 10 रस और उसके 10 स्थायी भाव हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न आता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो 10 होते हैं, और रस के कितने स्थायी भाव होते हैं, तो 10 होते हैं। क्लियर है? तो फिर से देखिए एक बार, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करते हैं तथा किसी कारण से ही प्रकट होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन वात्सल्य भाव को भी रस का ही एक अंग माना जाता है। तो कुल मिलाकर 10 रस और उसके 10 स्थायी भाव होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। विभाव, वे परिस्थितियां या कारण, परिस्थितियां क्या होंगी? कारण। वे परिस्थितियां या कारण जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, क्या कहलाएगा? विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव की उत्पत्ति का कारण विभाव कहलाता है। स्थायी भाव किससे प्रकट होगा? विभाव से। स्थायी भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से है, इसका जो प्रकट होंगे मतलब किस कारण से, तो वो कारण कौन कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आलंबन और उद्दीपन की परिभाषा, इसकी पहचान। क्लियर है?